So guys, I guess we are good to go now. So once again, a very good evening to all. So, what is primary markets? Or else, why do companies go public? For कैपिटल raising इंक्रीज fund. करने के लिए। फंडिंग्स इंक्रीज करने के लिए। और कोई? So that they don't have any fund shortage while starting new projects. ओके। सो तुझे ऐसा लगता है क्या वो व्हेन दे आर स्टार्टिंग देयर प्रोजेक्ट दे डायरेक्टली गो पब्लिक? नो। So anyone I can didn't guess understand what that is the question. procedure before that? To get investment, to gain more funds after a little success? No, you don't know. So guys, जैसे कि I said, this session is for the all aspiring entrepreneurs who want to start their own ventures. So today we'll get some idea what is business and what all fundings do you require to grow your business. So various types of fundings and all. So what is the origin of a business? कंपनी के ऊपर एंड कुछ भी मतलब ऐसे समझो एक तुमको शादी किराना शॉप डालनी है तो तुम्हें क्या लगेगा? बेसिक चीज, एकदम बेसिक चीज। कस्टमर्स, Again, जगह लगेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एक कोई Yeah, प्रोडक्ट लगेगा capital पहले तो। दुकान। प्रोडक्ट तो नहीं। तेरा किराना दुकान है ना, जगह या कोई भी कैपिटल जनरल इन्वेस्टमेंट शॉप है, लगेगा। या कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और अगर समझ तुझे एक ग्रोसरी शॉप डालने के लिए कैपिटल नीडेड इज 10 lakhs, और अगर तेरे पास ऑलरेडी फंड्स है 10 lakhs रुपीस के, तो तेरी थिंकिंग बढ़ जाएगी कि मैं अभी ग्रोसरी शॉप नहीं डालूंगा, मैं पुमा का आउटलेट डालूंगा। अभी मैं कहीं से और फंड्स मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं अभी पुमा का आउटलेट डालूंगा क्योंकि इनिशियली मेरे पास 10 lakhs रुपीस है। मतलब तुम लोग क्या करोगे कि थोड़ा आगे का सोचोगे, सही है कि नहीं, कि जितना उतना में खेलना है। आगे का ही सोचेंगे। आगे का। हाँ, आगे जैसे अभी समझो तुम्हारे पास 1 लाख रुपीस है और 1 लाख में एक चाय का शॉप डालना है, तो फिर उतना सफिशिएंट है। पर अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपीस है तो तुम सोचोगे कि ग्रोसरी शॉप डालनी है, और जो चाय वाला डालेगा उसकी कैपेसिटी है 10,000 रुपीज सेविंग्स की। तो ये जनरल ट्रेंड है मार्केट का कि जितना है उतने में कोई खुश नहीं रहता, या फिर उतने में कोई अपन आगे प्रोसीड भी नहीं हो सकते, क्योंकि जितना तेरा वैल्यूएशन है उतना ही तेरी कंपनी का वैल्यूएशन रहेगा। सो दिस इज व्हाई कंपनीज गो पब्लिक। And this is the basic origin of a business. So next slide, please. Yeah. So in a business, basically the ones who are introduced at the start are known as angel investors, right? So just imagine, like you have a brilliant business idea, like as I said, Puma. Like if you are thinking that you have a good idea how to produce t-shirts, cotton t-shirts, and you have a attractive price for that all the customers will be attracted towards your price, and you are very confident that you will be successful in the coming years, right? And you don't have any capital to start such a big venture, but it's just an idea, right? So where would you get the money and the funds for your idea? At the very basic step, you don't know anyone, you don't know who are the investors, like लोन्स, who are the Parents and relatives. फैमिली, what? फैमिली फ्रेंड्स। Yeah, family and friends। भाई अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है, तुम सबसे पहले जाकर
फैमिली या फ्रेंड को ही बताओगे। तुम थोड़ी ना तुम्हारे आइडिया इतनी कॉन्फिडेंशियल रखोगे कि भाई मुझे डायरेक्ट इन्वेस्टर के सामने पिच करना है। तो अगर कोई फाउंडर है एक कंपनी का तो उसको सीईओ भी लगेगा, उसका को फाउंडर भी लगेगा। तो जो को फाउंडर सीईओ जो एकदम स्टार्टिंग के स्टेप पे आते हैं वो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। सो बेसिकली तुम तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड्स को अप्रोच करेंगे, बराबर। सो ये जो प्री रेवेन्यू स्टेज होती है, जब तुम्हारे पास सिर्फ आइडिया होती है, तुम कुछ स्टार्ट करने वाले होते हो, और जब तुम्हें जो सपोर्ट करता है या जो फंडिंग देता है उसे कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, राइट। इतना क्लियर है ना एंजल इन्वेस्टर्स का डेफिनेशन? हाँ भाई। Like the initial money which you need for kickstarting your business. Okay, so just imagine तुम्हें तुम्हारे दो फ्रेंड्स मिले, लाइक कौन कौन है भाई। एक समझो कोई एक पर्सन है, XYZ पर्सन, और उसके दो फ्रेंड्स है, और उसे कुछ ऐसा नया वेंचर चालू करना है। जैसे मैंने कहा कि टी शर्ट्स वगैरह की उसके पास अच्छे आइडिया है, और उसे उसका खुद का नया वेंचर चालू करना है, पर उसके पास फंडिंग्स नहीं है। तो उसे दो फ्रेंड्स मिले, दो फ्रेंड्स ने उससे बूस्टअप किया कि चल मैं तुझे हेल्प करता हूँ, अपन साथ में करेंगे। तो ऐसे दो उसे फ्रेंड्स मिले, और वो एक खुद अपना प्रमोटर जो फाउंडर था कंपनी का। तो समझो एक जस्ट इमेजिन हाइपोथेटिकल स्टोरी, लाइक दे रेज्ड अ फंड ऑफ 5 crore rupees, okay, for just kickstarting the business. And what is this fund known as? It is known as the seed fund, the fund which you are getting at the very start, and only that fund is the valuation of your company. So it's known as the seed fund. And also the seed fund is only transferred, or it's only called a seed fund when it's into the current bank account of the company, not in your personal saving account, right? सो वही प्रोसीजर फिर तुम करोगे सीए के पास जाके, भाई हमें एलएलपी खोलना है। स्टार्टिंग में प्राइवेट लिमिटेड तो खोलेंगे नहीं, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म खोलना है, और फिर सर्टिफिकेशन वगैरह पार्टनरशिप वगैरह डीड वगैरह कराओगे। और फिर जो तुम्हारा ओनली बेसिक एसेट जो रहेगा कंपनी का वो रहेगा 5 crore rupees. So basically we can call it as a company valuation, right? So just imagine कि तुम्हारे पास 5 crore rupees है, और अगर तुम्हें कंपनी की शेयर प्राइस समझो फेस वैल्यू बोला जाए उसे 10 रुपीज रखनी है, ठीक है। तो कोई चैट विंडो में डाल सकता है, अगर हर एक शेयर की कंपनी 10 रुपीज रही तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे 5 करोड़ में? एकदम बेसिक है। कोई सुन रहा है? आवाज आ रही है? 50 लाख 50 लाख 50 लाख एग्जैक्टली। सो ये जो 50 लाख शेयर्स रहेंगे वो ऑथोराइज शेयर्स रहेंगे कंपनी के, just because the company have raised that capital. Okay, so this will be the authorized shares, but we have not allotted those shares to the company stakeholders. Like जो भाई फाउंडर था उसको भी अभी तक अलॉट नहीं किए, और जो उसके दो फ्रेंड्स थे उसको भी अलॉट नहीं किए। तो जो फ्रेंड थे उसको पहले फ्रेंड को बोलेंगे एंजल 1 इन्वेस्टर, और सेकंड फ्रेंड को बोलेंगे एंजल 2 इन्वेस्टर। So let us assume that the XYZ founder of the company holds 40% of the shares. तो कोई बताओ कि 40% of 50 लाख शेयर्स कितना होता है? 20 लाख 20 लाख 20 लाख, राइट। और अगर एंजल 1 और एंजल 2 को उसने 5% शेयर्स दे दिए, तो बेसिकली 2.5 लाख शेयर्स दोनों को दे दिए, मतलब 2.5, और खुद के लिए उसने रखा 20 लाख शेयर्स। तो क्यूमुलेटिवली कितने परसेंट शेयर्स
वो अलॉट कर रहा है कंपनी मेंबर्स को? 50. 50%. 50%, राइट। और जब बाकी रिमेनिंग 50% है, जो रिमेनिंग 25 लाख शेयर्स है उसके, वो अलॉटेड नहीं है पर ऑथोराइज शेयर्स है कंपनी के, राइट। सो कंपनी ने अच्छा स्टार्ट किया, कंपनी ने एक आगे उसका प्रोडक्शन के लिए कुछ इंडस्ट्री वगैरह डाली, एक बेसिक इंडस्ट्री जो थी उनके आइडिया, उसके लिए उनका अच्छा चलने लग गया, सब कुछ होने लग गया। फर्स्ट 2 इयर्स में उनके ऑपरेशंस बहुत अच्छे चलने लग गए, कंपनी ब्रेक इवन दे रही है, और जो कंपनी का ओनर है उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, नॉलेज आ गया सब चीजों का कि भाई मैं और आगे बढ़ सकता हूँ। सो वो सोच रहा है कि मुझे एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है अभी, और थोड़े और रिटेल स्टोर्स बढ़ाने हैं सिटी में, राइट। पहले उसका एक रिटेल स्टोर था और एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। अगर उसे अभी और उसे बढ़ाना है तो उसे और फंड्स लगेंगे, सही। तो अब वो एंजल इन्वेस्टर्स के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि ये तो उनकी इनिशियल फंडिंग्स नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड करना वेदन। तो बेसिकली जो अभी प्रमोटर था उसके नंबर ऑफ शेयर्स होल्डिंग थी 40% और नंबर ऑफ शेयर्स थे 20 लैक्स, और एंजल 1 और एंजल 2 के थे 2.5 लैक्स। सो होल्डिंग थी 55%। 50% of the company shares are allotted and 50% are still remaining. So अब वो जाएंगे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। सेकेंड फेज में ये होता है सीन 2, मतलब सीरीज 2 इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो कंपनी को एक अर्ली स्टेज पे फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, नॉट इनिशियल बट एट द अर्ली स्टेज। लाइक वो जब उनके एग्जीक्यूशन प्लान में है, ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं और उन्हें बढ़ना है, तब वेंचर कैपिटलिस्ट सिनारियो में आते हैं। सो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए और उन्होंने बोला कि भाई हमें एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है और उसके लिए हमें 7 करोड़ रुपए फंडिंग लगने वाला है, और हम इसके अगेंस्ट में तुम्हें 14% स्टेक देंगे, ठीक। तो अब 7 करोड़ वो फंडिंग दे रहा है, तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए कंपनी में अभी? भैया 7 करोड़ या 7 लाख? 7 करोड़, 7 करोड़ रुपीस वी आर गेटिंग फ्रॉम द वेंचर कैपिटलिस्ट। शेयर स्टिल 10 रुपए का है क्या? हाँ, 70 लाख शेयर हो जाएंगे। 70 लाख हो जाएंगे। तो देखो अभी जो सामने तुम्हारे टेबल है उसमें प्रमोटर के पहले के 2 लाख शेयर्स थे, सॉरी, अभी जो 7 करोड़ से अभी जो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जब वो अप्रोच कर रहे हैं, तब कंपनी का एनी हाउ कैपिटल बढ़ने वाला है। जो 5 करोड़ अगर उनका वैल्यूएशन था तो कंपनी बढ़ेगी, और अगर सामने वाले से तुम 14% में 7 करोड़ रुपए मांग रहे हो तो उसके रेशियो में तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ेंगे। भले तुम्हारी कंपनी में स्टेक 40% है पर तुम्हारी इक्विटी 20 लाख शेयर्स की हो जाएगी। वाई? जस्ट बिकॉज द फेस वैल्यू इज 10 रुपीज एंड the venture capitalist is providing you 7 crore rupees for the stake of only 14%, right? So कंपनी की वैल्यूएशन भी वैसे मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होती जाती है if you know something about assets and financial statements, then you can relate those things, right? तो अभी वेंचर कैपिटलिस्ट के हो गए 70 लाख शेयर्स। अभी कंपनी तो बढ़ चुकी है 10x। पहले थे प्रमोटर के 2 लाख शेयर्स, अभी हो गए 20 लाख शेयर्स। पहले एंजल 1 इन्वेस्टर के थे 2.5 लाख शेयर्स, अभी हो गए 25 लाख शेयर्स। पर उनका कंपनी में जितना स्टेक है उतना तो वो वैसे ही रहने वाला है। स्टिल द 36% ऑफ द स्टेक इज रिमेनिंग। पहले 50% था, 14% वेंचर कैपिटलिस्ट को गया और अब 36% बाकी है। सो
एक हमने समझ लिया कि वेंचर कैपिटलिस्ट ने इनको 7 करोड़ रुपीस दे दिए। हेलो, ठीक। हाँ, ये कितना परसेंट होल्डिंग किसको जाता है, ये कौन डिसाइड करता है? द फाउंडर ऑफ द कंपनी। ओके, थैंक यू। लाइक तुम ही डिसाइड करोगे अगर तुम्हारी कंपनी है, और अगर भाई खुद फाउंडर को 10% स्टेक रखना है खुद का और 90% स्टेक दूसरों को देना है, तो वो भी कर सकता है। दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ठीक है। सो इसका समरी अभी जैसे पहले प्रमोटर की 40% स्टेक थी, तो उसका कैपिटल इनिशियली इसका खुद का वैल्यूएशन कंपनी में 2 करोड़ रुपीस था। पर जैसे अभी आफ्टर 2 years they got venture capitalist and the company grew 10x, so his capital will grow to 20 crores, right? Next slide please. Yeah, so the shareholding now is just you can see like 20 crores stake of a promoter in his company, which is 40%, 2.5 crore stake of a angel 1 investor, 2.5 crore stake of a angel 2 investor, which is 5 and 5 10%. Also the venture capitalist which is introduced now, it didn't have any initial shareholding. So what is the price now, what are the shares available now, according to that capital he will be allotted. So even if he is giving 7 crore rupees, he will be allotted only 14%. Okay, at this stage, at the earlier stage. So total valuation of the company now sums up to 32 crores, right? भैया वो वैल्यूएशन 20 करोड़ कैसे हुआ, नहीं समझा। देख, मैंने वही बताया कि अगर इनिशियल स्टेजेस में हमने खुद के घर में से पैसा लगाया या फिर फ्रेंड्स से लिया, तो जैसे अभी तब उनका 2 करोड़ था 40%। और जब वेंचर कैपिटलिस्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वेंचर कैपिटलिस्ट को ये बोल रहे हैं कि भाई हमें 7 करोड़ रुपीस की जरूरत है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ने पूछा कि इसके अगेंस्ट में मुझे तुम क्या दोगे। तो इसने एक प्रपोज किया कि हम तुझे 14% स्टेक देंगे हमारी कंपनी का। सो इफ दे आर गिविंग 14% स्टेक एट द कॉस्ट ऑफ 7 करोड़ रुपीस, सो व्हाट विल बी द 20% स्टेक एट दैट लेवल और 40% स्टेक एट दैट लेवल। ओके, हाँ समझा। समझ रहे? हाँ। भैया पर तो जब मुझे लगा कि कैपिटलिस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तब कंपनी का वैल्यूएशन क्या था? तब कंपनी का वैल्यूएशन ऐसा कुछ था नहीं, बट जो प्रॉफिट्स वगैरह उनके थे, लाइक इन 2 years वो जितना ग्रो हुए उस हिसाब से उनका वैल्यूएशन था। और अगर उनका वैल्यूएशन 50 करोड़ नहीं हुआ रहता था तो वेंचर कैपिटलिस्ट को वो 14% नहीं दिया रहते थे। मतलब इट्स जस्ट अ केस स्टडी ऑफ सम हाइपोथेटिकल कंपनी। ठीक है। हाँ। सो अभी भैया हो गया पर टोटल अमाउंट 5 + 7 12 करोड़ ही है ना, फिर ये वैल्यूएशन इतना कैसे? मतलब 40% 20 करोड़ से वो समझा, पर अरे अगर देख 40% 20 करोड़ थे तो 100% कितना होगा? 50 करोड़ होगा ना। हाँ वो समझा। हाँ, तो 32 करोड़ कैसा है वो पूछ रही है। हाँ अभी तो लाइक सिर्फ 12 करोड़ ही है ना हाँ। कंपनी के पास। नहीं 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 नहीं, अगर कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ है तो ये 14% स्टेक 7 करोड़ हुआ ना, और हाँ 40% स्टेक 20 करोड़ हुआ, तो टोटल अभी कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ है। और हाँ जो उन्होंने अलॉट किए 64% शेयर्स, वो 32 करोड़ वैल्यूएशन की है। स्टिल दे हैव 36% शेयर्स रिमेनिंग। हाँ हाँ राइट। हाँ, वो अभी तक उन्होंने किसी को अलॉट नहीं की है। हाँ ठीक है, तो ओके ये हो गया। भैया उन्होंने बोल, किसी को अलॉट नहीं किए, फिर मतलब वो किसके होते हैं? कंपनी के होते हैं, कोई स्टेक होल्डर के नहीं होते हैं। ओके, मतलब
मतलब जितनी कंपनी की वैल्यूएशन है और समझो तुम्हारे बिजनेस में 2 पार्टनर्स है, तो 50-50 तो नहीं होता है ना। कंपनी का जो पैसा होता है वो साइड में रखा जाता है, हम्म। ठीक है। या आधा बिजनेस भी होगा कोई घर पे, उसका वैसे ही होता है, और बाकी जो एक्स्ट्रा तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे तुम तुम्हारा बिजनेस एक्सपांड करते हो। हाँ। अगर भाई समझ ले तूने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और वो 1 लाख पे तुझे इंटरेस्ट मतलब जो भी रिटर्न से रेवेन्यू है 50,000 जनरेट हो रहा है विद इन द ईयर, ठीक है। तो 50,000 में अगर तेरे को सिर्फ लायबिलिटीज 10,000 की लग रही है और 40% तेरे सेविंग्स है, तो क्या सेव तो नहीं करेगा ना। तो ऑब्वियसली तेरे बिजनेस ग्रो करने के लिए वो यूज करेगा। हाँ हाँ। तो उसके लिए वो 36% शेयर्स अभी साइड में रखे। ओके, और अगर मैंने अभी मतलब बेच दी कंपनी, तो फिर वो 36% का क्या होगा? मतलब वो किसके नाम पे जाएगा? तो कंपनी के नाम पे जाएगा। मिलेगा किसको वो बाद में? अरे फिर वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे ना फिर किसको कितना स्टेक देने का। ओके। अरे वो कभी किसी का था ही नहीं, ये सिर्फ रेशियोज होते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन होती है, एग्जैक्ट कैश फ्लो नहीं होता है उसमें कंपनी में, ओके। समझ रहा है। हाँ। तो अगर जो स्टेक है, अगर तो कंपनी बेच भी रहा है, तो तुझे कंपनी, अगर तेरी वैल्यूएशन आज 50 करोड़ से, तो तू मतलब पागल तो नहीं है उसे 49 करोड़ में बेचने के लिए। हम्म। तो ऑब्वियसली 50 या फिर 51 तो पर तो बेचेगा ना। हाँ, क्या तू 49 करोड़ में बेचेगा? 50 या 50 से ज्यादा। बराबर। हम्म। तो जो तेरी इन्वेस्टमेंट है, जो तेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह तूने खड़े किए हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आया? हाँ, वो कंपनी के हिस्से। हाँ वही तो। ओके। ठीक है, और किसी को कोई डाउट्स है क्या? तो ठीक है। प्रमोटर है उसका शेयर सबसे ज्यादा चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता क्या? नहीं ऐसे कुछ नहीं। वो डिसाइड करते हैं ना मतलब अपने आप। हाँ अगर देख भाई, तेरे पास 1 मिलियन वर्थ की आइडिया रही और तुझे लग रहा है कि तुझे कैपिटल सिर्फ 2 मिलियंस लगने वाला है, तो तू ऑब्वियसली 50% स्टेक लेगा, क्योंकि तुझे पता है, तू कॉन्फिडेंट है कि भाई मेरी आइडिया इतनी वर्थ है। और अगर तेरे को सिर्फ एसेट्स ज्यादा लग रहे हैं, लाइक इफ योर आइडिया इज वर्थ 10 लाख रुपीज एंड 10 लाख बोले तो 1 मिलियन ही हो गया। इफ योर आइडिया इज वर्थ 1 लाख रुपीज एंड यू नीड 20 लाख रुपीज फंड, तो ऑब्वियसली तू तेरा कंपनी में स्टेक 5% ही रखेगा। हाँ समझ रहा है, हाँ। वैसे होता है। मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टार्टअप आइडियाज वगैरह होती है, सो वो वेरी करता है। एंड इफ यू गो डीप इनटू द फाइनेंशियल नॉलेज एंड ऑल, देन यू विल गेट टू नो ऑल दोस थिंग्स। हाँ ठीक है। सो अभी कंपनी आ गई है 50 करोड़ वैल्यूएशन पर, ठीक है। और अभी उनकी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ गई है, और उन्हें और रिटेल आउटलेट्स बढ़ाने सिटी में, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ाने हैं। और उनका अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, तो प्रोफिशिएंसी भी बड़ी लगेंगी, मैनेजमेंट टीम भी बड़ी लगेंगी, सब कुछ बड़ा लगेगा, और प्रॉफिट्स भी बढ़ते रहेंगे उनके। और जब वो इस स्टेज पे आ रहे हैं कि भाई 3 इयर्स 4 इयर्स हो गए, कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे है, और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से फुलफिल नहीं हो रही है डिमांड, तो सप्लाई बढ़ाना ही पड़ेगा। और सप्लाई बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले किए थे तो यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। और क्वांटिटी, जब पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 7 करोड़ में बना था, अभी भाई इन्फ्लेशन, और हमें क्वांटिटीज भी बढ़ानी है, तो मशीनरीज भी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए अभी न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और न्यू रिटेल आउटलेट्स के लिए और फंड ज्यादा लगेगा। पहले 7 करोड़ में तो हो गया कि भाई 2-3 रिटेल यूनिट्स और बढ़ा दिए, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ा दिया, तो तब 7 करोड़ में हो गया। और अब कंपनी को लगेगा फंड्स ज्यादा।
और कंपनी की रिक्वायरमेंट है 40 करोड़ की, ठीक है। तो कंपनी बोलती है कि भाई मुझे अभी 40 करोड़ की जरूरत है, तो मैं ये फंड्स कहाँ से लूं? अभी तो एंजल इन्वेस्टर्स भी हो गए हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट भी हो गए, अब ऑप्शन कौन रखता है? भैया ये इन्फ्लेशन क्या होता है? हाँ, तो अभी सब चीजों के तो ऐसी कोई चीज नहीं जिसके रेट बढ़ रहे नहीं है, और जो एक्सपेंडिचर है कस्टमर्स का वो भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों चीजें कब बढ़ती है? देख, एक चीज होती है सप्लाई डिमांड, कि जिससे रेट फ्लक्चुएशन होता है। सप्लाई डिमांड में जब रेट फ्लक्चुएशन कब होता है कि अगर सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो रेट बढ़ते हैं, और अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो रेट कम होते हैं, ठीक है। इससे रेट फ्लक्चुएशन होते हैं, और जो कांस्टेंट इंक्रीज होती है ना रेट्स में, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। वो क्लियर है क्या? डॉलर वैल्यू और वो रुपीस की वैल्यू उससे कुछ रिलेशन है क्या? मतलब वो कम होता है वगैरह? एक्चुअली रिलेशन इसका जीडीपी से होता है, वो कुछ ज्यादा ही अलग जीडीपी टॉपिक। बता, हाँ, जीडीपी आप इन शॉर्ट में बता सकते हैं क्या? जीडीपी इन शॉर्ट, आरबीआई की ट्रेजरी कितनी बड़ी है पता है? चलो जाने दो, बेसिक चीज इन्फ्लेशन सबने 10th में सिविक्स या हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना सबने? अपन टॉपिक से बहुत ज्यादा हट जा रहे हैं, तो ठीक है, ये सब जनरल नॉलेज होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन आज का पर ईयर एवरेज इन्फ्लेशन रेट क्या है, कोई बता सकता है? गूगल मत करना यार, वाइल्ड गेसेस मारो। 6%, 7 तक है सर। 6 से शायद। या 5 to 7% में वेरी हो रहा है, बराबर। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? मतलब इसका थोड़ा जीडीपी से रिलेशन है, तो उस हिसाब से आंसर देना। जैसे जैसे मतलब सैलरीज भी बढ़ती है वैसे वैसे दाम भी बढ़ेंगे, तो मतलब क्यों सैलरीज क्यों बढ़ रही है? देख भाई, जो समझ तू एक एम्प्लॉय एक कंपनी में, तेरी सैलरी तभी बढ़ाएगा तब वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, समझ वो तू बढ़ेगा। बजाज ऑटो में काम हाँ करता है, बजाज ऑटो की पल्सर का रेट बढ़ा, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है, तभी तेरी सैलरी बढ़ेगी, बराबर। हाँ, तो अब पल्सर का रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डिमांड वो अच्छी बिक रही है, डिमांड भी अच्छी है। डिमांड क्यों बढ़ रही है? भाई रेट बढ़ रहा है तो डिमांड क्यों बढ़ रही पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। है? पॉपुलेशन सबसे बेस्ट चीज, पॉपुलेशन। और एक रीजन है, लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ रही है। वैल्यू है क्या, करेंसी की वैल्यू? तो देखो ये सब एक साइकिल है, पूरी इंटर रिलेटेड है। जैसे ही रिसर्चेस बढ़ते हैं, पहले साइकिल थी, फिर कहीं जाके वो एमईटी आई, फिर अभी जाके बीच में का पूरा पार्ट छोड़ ही दो, अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गई है डायरेक्ट। टेस्ला धूम कर रहा है वो मार्केट में। तो अगर ये सब चीजें बढ़ती रह रही है, सबके पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और जो भी अभी पेट्रोल है, पेट्रोल पेट्रोल क्या है, कोई बता सकता है? कौन से टाइप ऑफ एनर्जी है या कौन से टाइप का सोर्स है? देखो, दो टाइप के सोर्सेस होते हैं अपने पास। नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल, बराबर। तो नॉन रिन्यूएबल है, पहले यूएई में अगर 100 फीट नॉन भी रिन्यूएबल। 100 फीट्स भी बोरिंग होल करते थे ना, तो ऑयल आता था। मतलब जो अपने रेगुलर एरिया में 100 to 150 फुट्स की बोरिंग करते हैं, मतलब पानी के लिए, वैसे वहां पे ऑयल आता था मैनी सेंचुरीज अगो। तो तब भाई इतना आसानी से अगर तेल मिल रहा है लोगों को, तो उसका रेट ज्यादा करके क्या करेंगे? अगर पानी के भाव में रेट मिल रहा है, तो भाई ऑब्वियसली वो तो पानी के भाव ही बिकने वाला है, सही है ना? हाँ, और हाँ, अभी जैसे
वो एक एनर्जी सोर्स खत्म होते जा रहा है, उसका सप्लाई कम होते जा रहा है, और एज पर आ पॉपुलेशन डिमांड बढ़ती ही जा रही है। पहले एक 30 इयर्स के बाद जब भी व्हीकल्स वगैरह आई थी, तब 30-40 इयर्स के और जो एकदम रईस घर के रहते थे वो व्हीकल्स लेते थे, ठीक है। अभी तो भाई यहाँ पे देखो 8-9 के बच्चे स्कूटी या पल्सर लेके घूमने लग गए। तो ये जो चेंज ऑफ एरा है, ये जो भी इन्फ्लेशन है उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा ही है, इसके वजह से सब चीजों के रेट बढ़ रहे हैं। और अब दूसरी चीज कि बाकी चीजों के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। अगर भाई मेरा मैन्युफैक्चरिंग समझो, एक कुछ भी चीज पकड़, हाँ चलो पूमा का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई में है, तो चेन्नई से पुणे आउटलेट में आने तक अगर उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पहले 10,000 लगता था, जब पेट्रोल या डीजल 20 रुपीज था, और अभी उसको 1 लाख रुपीज लग रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का कॉस्ट हो गया 100 रुपीज, ठीक है। तो अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की भी कॉस्ट बढ़ेगी। समझ रहा है क्या तुमको इंटर रिलेशन? हाँ 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 अच्छे से कि और सिंपल लैंग्वेज में बताना है? नहीं समझ रहे हैं। समझा भैया। और कुछ है क्या क्वेश्चन ऐसे जनरल नॉलेज के, या जो तुम्हारा? हाँ, ये बजट जो आता है उससे मतलब मार्केट में असर कैसे होता है मतलब? बजट। सो बजट आता है आरबीआई की ट्रेजरी से या फिर गवर्नमेंट से, बराबर। हाँ 2021 का बजट किसके ऊपर बेस्ड था? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स। और उसके बाद क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक। और एक चीज हुई जिसका अपन एग्जांपल अब भी लिया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सबसे सही। अब मेरे को एक बात बताओ, जो अपनी शादी के कोई भी गाड़ी की एग्जांपल लो, एक स्प्लेंडर है समझो, स्प्लेंडर कैसा जूना माल है, वही पूरा रफ एंड टफ होता है। अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, इतनी सेंसिटिव है, अगर एक स्पीड ब्रेकर पे जोर से चले गई ना तो उसके शॉक ऑफ खराब हो जाते हैं। तो भाई अगर तुमको आगे के एरा में पूरा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह लानी है, वो सब चीजें लानी है, तो फिर ऑब्वियसली तुमको रोड्स अच्छे लगेंगे। हाँ समझ रहे हो? देखो मार्केट है ना, कभी भी किसी के मतलब कोई सेंटिमेंट्स पे चलता नहीं है, ये सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट्स पे चलता है, लोगों के इमोशंस पे चलता है। इसके लिए जो भी बोलते हैं मार्केट के सेंटिमेंट समझो। मार्केट का तुम कितना भी टेक्निकल रिसर्च कर लिए, कितना भी फंडामेंटल में स्ट्रांग हो गए, और जब तक तुम मार्केट की टेंडेंसी नहीं समझ रहे हो ना, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। मतलब अगर एक चीज, अगर किसी के कोई फ्रेंड्स या फिर कोई भी फैमिली मेंबर या रिलेटिव्स अगर कोई कंपनी में, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उनको पूछना अभी तुम 2021 में कब का प्रोडक्ट लॉन्चिंग की सोच रहे हो। भाई ये लोग जो होते हैं ना 10 साल आगे का सोचते हैं, 2030 में हमें क्या लॉन्च करना है वो लोग अभी से सोचते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज में होते हैं। हाँ तो गवर्नमेंट को तो ये चीजें पता रहती है। और जब बजट अनाउंस हुआ उसके बाद टेस्ला अनाउंस हुआ, टेस्ला अनाउंस होने के बाद पेट्रोल ने रॉकेट पकड़ लिया। पेट्रोल ने अभी रॉकेट क्यों पकड़ा? क्या पेट्रोल गिरने वाला है? भाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हो रही है तो पेट्रोल गिरना चाहिए था, पर पेट्रोल गिरा क्यों नहीं? बताना जरा। गवर्नमेंट टैक्सेस प्रोडक्शन कम कर दिया। अरे भाई 4 दिन में अगर वो 4 रुपीज के हाइक ले रहा है, 2-2, 3-3 रुपीज के कंटिन्यूस उसने 15 डेज किया,
तो भाई प्रोडक्शन 15 दिन में कैसे क्या कम हो रहा है? अगर प्रोडक्शन भाई ग्रेजुअली होगी ना वो चीज, अगर डिमांड सप्लाई की बात है तो। भैया अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे लोग। हाँ और प्राइसेस बढ़ाने के बाद जो क्रूड ट्रैफिक ऑयल तो बढ़ पे गवर्नमेंट को टैक्सेस आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, गवर्नमेंट उसका नहीं सोचेगी? क्योंकि अभी तक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 1% भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है मार्केट में, दे आर ऑन द इनिशियल फेजेस नाउ। थिंकिंग दिस कोई वे तुम कि केस स्टडी नहीं करते हो गवर्नमेंट, क्या ये सब चीजों की? सुनो सुनो, थिंकिंग दिस वे कि गवर्नमेंट किस पे चलता है, किस लाइक पे हाउ चलता है? गवर्नमेंट ऑपरेट्स, गवर्नमेंट किस पे चलता है? टैक्स टैक्सेस टैक्सेस। वाले या सो और मेजर टैक्स गवर्नमेंट को किस चीजों से आता है? पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम से। नहीं। सो इनकम टैक्स। हाँ, इनकम टैक्स से। एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी सुना है ये किसी ने? हाँ 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 सो अगर हाँ। गवर्नमेंट ने ये बढ़ा दी तो उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, जैसे गवर्नमेंट देखो, टैक्सेस बढ़ाएगा। कस्टम ड्यूटी जो यूएई कंट्रीज से अपना जो भी एक्सपोर्ट होता है या जो भी इंपोर्ट होता है उस पर लगती है कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी उसका पार्ट है, ठीक है। और अगर हम दूसरे कंट्रीज से कुछ चीजें बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपने ट्रेजरी का फंड कम होगा, अपनी जीडीपी कम होगी। और अगर इंडिया को वो सब चीजें बचानी है तो इंडिया को बाइंग के अलावा दूसरे कंट्रीज को कुछ सेल भी करना है, ठीक है। तो हाँ यूएई ने क्या गेम खेला है कि मतलब ये मेरे केस स्टडी के अकॉर्डिंग है। अब जो बाकी ये सब चीजें रिवील नहीं होती है तो तुमको ब्रेनस्टॉर्म करना है भाई। अब भी से अगर तुम्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दोगे ना तो तुम भी 5 साल आगे का सोचने लग जाओगे। मतलब कोई भी एक सादा सोचना रे, कुछ भी सादा सोचना कि भाई जब टेस्ला इंट्रोड्यूस आएगा तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स रहेंगे और क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगे, एक तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। भैया वो यूएई का बता ना। हाँ, तो यूएई का ऐसा सीन था कि जैसे कि इंडिया की जीडीपी भी बहुत गिरी हुई थी और यूएई की भी जीडीपी गिरी हुई थी। तो इंडिया को ऑयल कोई भी कॉस्ट पे चाहिए था, ठीक है, कोई भी कॉस्ट पे। क्योंकि अगर इंडिया में ऑयल आता ही नहीं था तो बाकी सब जो भी साइकिल है वो पूरी बंद हो जाती थी। तो फिर जितना ऑयल है उसके रेट बढ़ जाते थे, ठीक है। तो अभी यूएई ने क्या दिमाग लगाया इसके पीछे कि भाई क्यों ना, अगर हमको पता है कि सामने वाले को अभी पानी नहीं दिया तो सामने वाला मर जाएगा, तो उसने बोला कि भाई हम ये रेट में देंगे और अगर तुमको ये चाहिए है तो तुमको ये रेट देना पड़ेगा। पर ये यूएई ऐसा कर नहीं सकती है लीगली। तो उसने क्या किया, इंडिया के अगेंस्ट स्टैम्प ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी एक्सपोर्ट की। किसी ने जनवरी या फेब के समय न्यूज़ देखी थी क्या? कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गई है। नहीं नहीं सुना था। नहीं, सुना था पर समझ नहीं आया, देखा ही नहीं था। इट वॉज ऑलमोस्ट डबल्ड एक्साइज ड्यूटी, लाइक 19 रुपीज़ से वो डायरेक्ट 32 रुपीज़ तक बढ़ाई थी गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलो चलो चलो, अपन कहाँ तक आए थे? 50 करोड़ वैल्यूएशन हो गई कंपनी की। 10 करोड़ की है। हाँ हो गए। प्रोडक्शन बढ़ाना है अभी और ज्यादा, वेंचर कैपिटल से भी ज्यादा। वेंचर कैपिटल से पैसा लिया था, अभी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाना है। और अभी ये पूरा मतलब नेशनल करना है उसको, मतलब हर एक सिटी में उसका एक आउटलेट होना चाहिए। हर एक सिटी में मत बोल, मतलब मेजर एक्सपोजर बढ़ाना है। मेजर सिटीज है उसमें बढ़ाना है उससे, मतलब हर एक मेजर सिटीज में जैसे मुंबई, पुणे, चेन्नई, नागपुर, सब जगह उसका एक एक आउटलेट चाहिए उसे। तो आप क्या करेंगे? और फंडिंग कहाँ से आएंगे? अब मार्केट शेयर मार्केट में पब्लिक
इतने जल्दी पब्लिक, आईपीओ इतने जल्दी? अरे सोचो सोचो सोचो। लोन वगैरह मतलब? हाँ लोन, लोन रहेगा, बैंक में से लोन मिलता है, बराबर? नहीं तो उनके पास जो होल्डिंग्स होगी कुछ ट्रेजरी वगैरह, तो उसको मॉर्टगेज करके। अरे कहाँ मॉर्गेज करेंगे रे, क्यों रिस्क करना है? अगर उनको लोन मिल सकता है ना, उनके पास ऑप्शन है ना। जब हाँ, सारे लोन नहीं ऑप्शन मिला होंगे, तो? चल ठीक है, वो भी देखते हैं। तो लोन, कोई एक बता सकता है कंपनी लोन लेने से क्यों डरती है? रीपेमेंट का इशू है। रिटर्न इंटरेस्ट ज्यादा होता। इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट। लायबिलिटी है वो। अगर रिपे नहीं कर पाए तो एसेट सीज हो सकते हैं। और दूसरी चीज, मेन चीज भूल रहे हो तुम लोग। मेन चीज भूल रहे हो। चलनी चाहिए। गारंटी, गारंटी कोई? वो सब चीजें छोड़ दे रहे। नहीं नहीं वो नहीं, तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट। बैंक से ही पैसा लिया है, लेके जाएंगे अभी बैंक ही, जहाँ थे वही आ जाएंगे फिर से, और क्या होगा? कोई अगर तुमको कंपनी बढ़ना क्यों है, तुम चलाता है? नेगेटिव साइड छोड़ के पॉजिटिव साइड सोचो थोड़ा। वो ग्रोथ में एक ये आ जाएगा, बैरियर टाइप। और नहीं, वो भी नहीं। थोड़ा स्पेसिफिक बन जाओ। सोचो कंपनी कोई क्यों चालू करता है, कोई भी बिजनेस। प्रॉफिट्स के लिए। प्रॉफिट। चलो जाने दो, इससे अच्छी हिंट दे देता मैं, इससे अच्छी हिंट दे देता। बैंक्स लोन क्यों देती है? राइट। उनके प्रॉफिट के लिए। दूसरों को गरीब करने के लिए। भाई पॉजिटिव वे में सोच, बैंक्स के पर्सपेक्टिव से सोच। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? बैंक को पैसा कमाने के लिए। इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट देते हैं उस पे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ये मेन वर्ड है। और इंटरेस्ट कहाँ तो से जाएगा? पहले ही बोला था। हाँ पहले बोला था इंटरेस्ट ना। कहाँ से जाएगा? पर्टिकुलर अरे कंपनी सॉरी को यार, कहाँ सुना से नहीं पता मैंने। चलेगा? कंपनी के इससे ही जाएगा। हाँ हाँ, प्रॉफिट। कंपनी के उसकी रेवेन्यू में से प्रॉफिटेबिलिटी इंटरेस्ट कम जाएगा। हो जाएगी। राइट। तो ठीक है, अभी चलो बैंक बची एक ऑप्शन। अभी कंपनी को लग रहा है 40 करोड़ रुपीस का फंड, पर कंपनी ने इतने टाइम में क्या कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं किया? ऑब्वियसली किया, उसके ऑब्वियसली क्या? बराबर। और कंपनी ने जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाले, तब उसे समझा कि भाई मैं एक्सपांशन के लिए सिर्फ 30 करोड़ रुपीस यूज कर सकता हूँ, बाकी जितने भी है मेरा रेवेन्यू, वो सब मेरे एसेट्स में चला गया। ठीक है, तो कंपनी जाती है बैंक के पास और बैंक को बोलती है कि भाई मुझे 10 करोड़ रुपीस लग रहे हैं। तो बैंक बोलती कि ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास आपको लेके जाते हैं, क्योंकि जो भी लोन वगैरह होता है वो टर्म्स 1 करोड़ से अंडर में होते हैं। और अगर कंपनी बोल रही है 10 करोड़, भाई इतना इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, तो एक सादी बैंक तो देंगे नहीं, तो वहां पे इंट्रोड्यूस होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ठीक है, इसे हम, इन्हें भी हम वेंचर कैपिटलिस्ट बोल सकते हैं। तो भाई फिर वेंचर, वो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर था, जो सेकंड वेंचर कैपिटलिस्ट था, उसने बोला कि चल मैं देता तेरे को 10 करोड़ का फंड, पर तू मुझे इसके बदले में क्या देगा? तो कंपनी बोलती है चल भाई मैं तुझे 5% कंपनी का स्टेक देता हूँ। तो अभी कंपनी ने 5% में 10 करोड़ रुपीस लिए। तो बताओ अभी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई? 200 करोड़। 200 करोड़, 200। बराबर। और उसमें ये कितना है, जो शेयर्स रिमेनिंग अलॉटेड, पहले 36 थे, अभी कितने हैं? 31। 31 31% शेयर्स अभी भी कंपनी के पास है, और वो किसी को अलॉट नहीं किए, तो वो 31% शेयर्स की वैल्यूएशन कितनी हुई? 62 करोड़। 62 करोड़। 62 करोड़ एग्जैक्टली। नेक्स्ट स्लाइड लेना वेदांत।
banker. So whenever the company plans such expenditure to improve the overall business, the expenditure is called capital expenditure or capex. तो कहीं सुना होगा कि न्यूज वगैरह में दिस कंपनी गॉट कैपेक्स ऑफ दिस मच अमाउंट वगैरह, मनी कंट्रोल या मनी कंट्रोल पे आती है ऐसी चीजें ज्यादा। तो हाँ अगर सुना होगा तो रिलेट कर सकते हो। और अगर बैंक उसे दे रही है कुछ पैसा तो वो आता है परसेंटेज में। बैंक पूरे एसेट्स या फिर जो टर्नओवर होता है या फिर जो वैल्यूएशन होती है उसका 10%, 20%, मैक्स 10% देती है। ठीक है, तो फिर अभी आ गए 5% स्टेक सीरीज मतलब सेकंड वेंचर कैपिटलिस्ट का 10 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट स्लाइड ले फटाफट। ठीक है, तो ये ऐसा होता है यहाँ पे बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज जो बड़ी होती है, जो भी एंटरप्रेनर्स रहते हैं जिसके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडिया होती है, उनका ये सीन होता है। ठीक है, अब कंपनी सोच रही है कि मुझे और बढ़ाना है। भाई मुझे अभी मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 2 ही सिटीज में थे, अभी मुझे हर स्टेट में मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालने हैं। प्लस अभी तक मैं सिर्फ टी शर्ट्स या फिर शर्ट्स कर रहा था, मतलब जो भी था प्रोडक्शन क्लॉथ में था। अभी मुझे फैशन एक्सेसरीज, डिजाइन, कॉस्मेटिक्स वगैरह सब, परफ्यूम्स वगैरह, गॉगल्स वगैरह सब कुछ बेचना चालू करना है। तो भाई इसको और अभी फंडिंग लग रही है, अभी तो बहुत ज्यादा फंडिंग लगेंगी। तो यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस होते हैं। भाई मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा अभी, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। तो अभी आते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड। जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लेटर स्टेज में आते हैं। सो मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट एक फ्यू करोड़ में दे सकती है फंडिंग्स, पर जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर किसी को पता हो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या है तो वो रिलेट कर सकते हैं। सो उन्हें ऐसी चीजों के बारे में बहुत नॉलेज होता है, मतलब इतने अच्छे से मेंटरशिप दे सकते हैं। और अगर वो तुम्हें इतना हाई कैपिटल दे रहे हैं तुम पे भरोसा करके, तुम पे पूरा भरोसा तो नहीं कर सकते वो, तो उसके लिए वो उनके खुद के एम्प्लॉयज कंपनी में रखते हैं जो पूरा ट्रैक रख सके कि कंपनी कैसे वर्क कर रही है, क्या कर रही है। क्योंकि अगर 60 करोड़ रुपीस प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर दे रहा है तो भाई उसे इतनी ट्रांसपेरेंसी तो लगेगी कंपनी की तरफ से कि क्या क्या लगने वाला है या क्या चल रहा है कंपनी में। ठीक, तो फिर ये रहते थोड़े होशियार। तो अगर 60 करोड़ दे रहे हैं तो इसने भी पूछा कि भाई तू क्या देगा मुझे, तो इन्होंने बोला भाई मैं 15% स्टेक दूंगा। अगर अभी बोलो फटाफट 15% स्टेक अगर 60 करोड़ से, तो 100% स्टेक कितना हो गया? 400। भाई कौन है यार, ये बहुत सही कैलकुलेशन कर रहा है यार। अभिजीत। गुड अभिजीत। बाकी लोग कैसा है, 400 करोड़ कुछ दिमाग में घुस रहा है या ऊपर से जा रहा है? अरे घुस रहा है कि नहीं? हाँ घुस रहा है घुस रहा है। हाँ तो 64 के बाद 5% बैंक का आया, अभी 15% इसका आया प्राइवेट इक्विटी का। तो टोटल कितना हो गया? 84%। हाँ 16% कंपनी के पास बचा। 16% कंपनी के पास बचा, मतलब 84% होल्डिंग्स उन्होंने, मतलब जो उनके रिकॉग्नाइज शेयर्स थे वो उन्होंने सेल कर दिए, मतलब अलॉट कर दिए दूसरे इन्वेस्टर्स को, बराबर। तो अभी इसकी वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन हो गई है 400 करोड़। अब 400 करोड़ हो गई है, कंपनी मार्केट में आने को 5 साल हो गया। भाई बहुत, जो पहले सिर्फ फाउंडर को जितना कॉन्फिडेंस नॉलेज था, अभी तो उसके नीचे जो 100 मेंबर्स काम कर रहे हैं, जो लीड ले रहे वेरियस डोमेन्स की, उनको भी बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई मैं अब बहुत अच्छा कर सकता हूँ
और अब मैं दूसरों से अगर पैसा मांगा, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अब मेरे पास ऑप्शन हमेशा एक ऑप्शन रहती है जो कि है बैंक। बैंक कभी भी एक ऑप्शन रहती है जो तुम्हारा लोन है वो उसे बढ़ाती है, मतलब जो भी है उसे इंक्रीज कर सकती है। मतलब जैसे अभी उसने पहले 10 करोड़ दिया, तो एज कंपनी की वैल्यूएशन तो 200 करोड़ से अभी 400 हो गई है, तो 10 करोड़ को 20 करोड़ कर सकती है। पर अगर 20 करोड़ फंड्स अगर 20 करोड़ वो बैंक से ले रही है और एक मिनिमम बैंक चार्ज करती है 8% फॉर एनी ऑफ हिज लोन, ठीक है, तो 8% अगर 20 करोड़ का उसको बैंक को देना पड़ रहा है फालतू का रेवेन्यू, तो क्यों बैंक से मांगेंगी पैसा। फिर वो सोचती है, उसके पास ऑप्शन होता है वी शुड गो पब्लिक। नेक्स्ट कर, राइट, ठीक है, ये नेक्स्ट कर दे। हाँ, सो अभी कैपेक्स फंड भी हो गए और सीरीज डी इन्वेस्टर वो सब हो गया है, डेप्ट फ्रॉम द बैंकर्स भी नहीं ले सकते। बॉन्ड के लिए प्रोसीजर बहुत ज्यादा होती है और इतने हाई लेवल पे बॉन्ड कोई नहीं दे सकता है, तो फिर आखिरी ऑप्शन बचता है उनके पास आईपीओ का। ठीक है, तो आईपीओ करा तो भाई समझो मतलब कंपनी को जाना है इंटरनेशनल। सिर्फ पूमा के प्रोडक्ट्स अभी इंडिया में नहीं बिकने चाहिए, अब पूमा बिकेगा यूएस में भी और सब जगह। तो अब वो आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स पे। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो ऐश्वर्या अभी तू कंटिन्यू कर रही है क्या? हाँ हाँ। सो अभी तक दीपक ने जो भी बोला उसने यहाँ तक बताया कि व्हाट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। लेट्स अगेन व्यू इट अगेन एक बार। उसके बाद आईपीओ क्या होता है एंड व्हाट इज़ एफपीओ, वो भी एक होता है। सो व्हाट इज़ दैट एंड हाउ टू बिड फॉर आईपीओ। ठीक है, वेदांत अगली स्लाइड। ओके, सो प्राइमरी मार्केट। अभी प्राइमरी मार्केट में कंपनी फर्स्ट टाइम तुम्हें कुछ देने वाली है, उसके जो इश्यूज है वो फर्स्ट टाइम वो पब्लिक करने वाली है। मतलब अभी तक उसने सिर्फ एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट इन लोगों को ही उसने अभी तक सिर्फ दिए थे, पर अभी वो नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए वो ओपन करने वाली है उसके जो भी इश्यूज है, लाइक शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, जो भी। सो उसको बोलते हैं न्यू इशू मार्केट। ठीक है, अभी कंपनीज हो गए तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूड होती है। प्राइवेट कंपनीज आती है, देन गवर्नमेंट एंटिटीज, गवर्नमेंट की भी कुछ अपनी कंपनीज होती है। तुम लोग कुछ ये दे सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो मुझे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज या गवर्नमेंट कंपनीज। LIC, IRCTC, IRCTC, उसका भी आईपीओ लॉन्च हुआ था। राइट। सो ये जो कंपनीज होती है दिस आर गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट का 70 to 80% स्टेक होता है। ये वाली कंपनीज में गवर्नमेंट का मेजर स्टेक होता है। तो ये सारी जो कंपनीज है IRCTC, ONGC, सेल, स्टील इंडिया अथॉरिटी लिमिटेड, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है जिन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर मतलब कॉमन पीपल भी उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसी कंपनीज प्राइमरी मार्केट में जो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कंपनी से इन्वेस्टर तक जो शेयर वो देते, दैट इज द प्राइमरी मार्केट। अभी हम लोग जो है स्टॉक मार्केट में हम लोग जो ट्रेड करते हैं तो वो कौन सा मार्केट होता है, दैट इज कौन सा होता है। शेयर मार्केट नहीं, और उसको और क्या टर्म और क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी मार्केट। या राइट। सो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सेकेंडरी मार्केट में एक बायर होता है और एक सेलर होता है। ठीक है, और उसमें उन दोनों में सारे एक्सचेंज होते हैं जो भी शेयर है। पर प्राइमरी मार्केट में कंपनी होता है जिसके पास उसके खुद के शेयर्स है, एंड इन्वेस्टर या फिर कॉमन पीपल होते हैं जिनको वो कंपनी में इन्वेस्ट करना है, और कंपनी डायरेक्टली उनको अपने शेयर्स देती है। और ये सिर्फ वन टाइम ही ऑफर होता है प्राइमरी मार्केट में। लाइक आईपीओ सिर्फ एक ही बार ऑफर किया जाता है, कंपनी बस एक ही बार अपने खुद के शेयर्स देती है, उसके बाद वो जाते हैं बायर्स एंड सेलर्स के पास जो अपने में उनका एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में।
सो दिस इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर कि प्राइमरी मार्केट में प्राइसेस भी फिक्स होते हैं, राइट? सो अभी स्टॉक मार्केट है हमारा, तो रिलायंस का अगर तुम, रिलायंस इज क्वाइट अ फेमस कंपनी, तो उसका शेयर प्राइस पता होगा तुमको, राइट? किसी को पता है लाइक आज का क्लोजिंग कितना है उसका? 1950 के आसपास। राइट। और और एक वो और मैथ्स, चीज, एक जनरल क्वेश्चन था रिलायंस के ऊपर, किसी को पता है कौन से सेक्टर में बिलोंग करते हैं रिलायंस? हाँ, टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल पेट्रोलियम और केमिकल क्रूड ऑयल पे डिपेंड होता है ना पूरा, पेट्रोलियम। हाँ, पेट्रोलियम में लिस्टेड है। उसका और एक और पेट्रोलियम में चीज, जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, अगर तुमने कोई भी आईपीओ लॉन्चिंग की न्यूज देखी होगी, तो उसमें लिखा रहता है कि भाई 20% इज रिटेल स्टेक एंड 80% इज फॉर कंपनी एम्प्लॉयज वगैरह। तो ये ऐसे क्यों करते हैं प्राइवेट कंपनीज पता है? क्योंकि जो, जैसे मैंने बोला कि जो कंपनी के पहले से फाउंडर को कॉन्फिडेंस था, अभी उसके एम्प्लॉयज वगैरह को भी कॉन्फिडेंस आ गया है, तो वो उनको पहली प्रायोरिटी देते हैं कि भाई अगर तुमको चाहिए तो तुमको जल्दी से अलॉट हो जाएंगे ये शेयर्स, और फिर रेस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बाकी रहते हैं। और पर गवर्नमेंट कंपनीज में ऐसा नहीं होता है, 100% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होता है। कंटिन्यू करें। हाँ। सो अभी मैंने रिलायंस का पूछा, तो रिलायंस का जो भी शेयर वैल्यू है वो वोलेटाइल होता रहता है, लाइक उसने मैक्स टच किया था सम 2400 अकॉर्डिंगली टू मी। तो वो प्राइस, मतलब उसकी प्राइस वैरी करती है, पर जब भी तुम कोई आईपीओ लॉन्च करते हो तो उसकी प्राइस बैंड वो फिक्स रहता है, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम उसको अलॉट कर रहे हो। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ द इश्यूज इन प्राइमरी मार्केट, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट एंड पब्लिक इशू। सो प्राइवेट जो भी दीपक ने बोला अभी, राइट, कि एम्प्लॉयज हो गए या फिर और कोई इंस्टीट्यूशन हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फिर हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जाते हैं प्राइवेट में। एंड सेकेंड इज पब्लिक इशू, उसमें आता है आईपीओ एंड एफपीओ। वेदांत अगली स्लाइड। हाँ, तो अच्छा वो छोटा हो गया, ठीक है। सो व्हाट इज आईपीओ? तो आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब फर्स्ट टाइम जो हम दे रहे हैं वो। अभी क्यों कंपनी को क्यों जाना है पब्लिक? अभी दीपक ने वो बताया तुम्हें, राइट, कि कैपेक्स की रिक्वायरमेंट, उनको फंडिंग बढ़ाना है विदाउट इंक्रीजिंग देयर डेट बर्डन। डेट बर्डन कब बढ़ता है पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर? लोन लेके। एग्जैक्टली। सो अगर किसी कंपनी को विदाउट टेकिंग अ लोन उसको उसका कैपेक्स बढ़ाना है, देन दैट कंपनी कैन गो फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। सेकेंड, उसको मतलब जो भी उसका प्रमोटर है, अभी से कि प्रमोटर के पास 40% स्टेक है पूरे कंपनी का, तो प्रमोटर को उसका जो वो हाई इक्विटी रिस्क पे है, राइट? मतलब अगर कंपनी को कुछ हो गया, कंपनी डूब गई, तो प्रमोटर तो पूरा डूब जाएगा, है ना? तो उसको उसका रिस्क भी थोड़ा कम करना है, मतलब उसको डाइवर्सिफाई करना है अमॉन्ग द पीपल। तो मैं अकेला नहीं डूबूंगा, सबको साथ में लेके डूबूंगा। इट्स लाइक दैट। एंड थर्ड इज कि टू इम्प्रूव विजिबिलिटी, मतलब कंपनी की ग्रोथ कितनी है, कितने लोग उसका आईपीओ में लिस्ट कर रहे हैं, फिर कितने लोग ले रहे हैं। एंड जैसे जैसे लोग, मतलब जिस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें बाद में भी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल इज आयशर मोटर, उसका शेयर पता है किसी को? नहीं। हाँ, तो उसका अराउंड, या फिर एग्जांपल ले लो एमआरएफ टायर का, ठीक है, उसका रेट कितना चल रहा है पता है किसी को? एमआरएफ का कुछ 80K के अराउंड है ना शायद। सबसे महंगा वही है। एग्जैक्टली। सो जिसके पास उसका एक शेयर है, उसका वैल्यू आज 89,000 है। सो जस्ट इमेजिन, जब उसका आईपीओ लॉन्च हुआ था, तब अगर किसी को लॉट मिला होगा से 10 शेयर्स का भी, तो उसके 100 रुपये या फिर 1000 रुपये की वैल्यूएशन आज 10 लाख रुपीज़ है। So that is improve visibility about the growth of company. वेदांत अगले स्लाइड। अच्छा, तो ये हो गया कि कोई आईपीओ लॉन्च कैसे, मतलब क्यों करना है बाबा किसी पर्टिकुलर कंपनी को। तो अब कैसे आईपीओ लॉन्च कैसे करते हैं? तो उसके लिए कुछ देयर इज़ अ प्रोसीजर, पर्टिकुलर कंपनी को वो सारी प्रोसीजर से जाना पड़ता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज उनको एक मर्चेंट बैंकर हायर करना पड़ता है। सो किसी को पता है मर्चेंट बैंकर क्या होता है?
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म जेपी मॉर्गन वगैरह जैसे। एग्जैक्टली सो ये जो मर्चेंट बैंक्स मतलब इन्वेस्टर बैंकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी आईपीओ प्रोसीजर है अ पर्टिकुलर कंपनी इसको अप्रोच करती है कि हमें हमारा आईपीओ लॉन्च करना है, तो ये लोग क्या करते हैं, उनको सारी प्रोसीजर स्मूथनिंग कर देते हैं, दे असिस्ट द कंपनी इन वेरियस एस्पेक्ट्स। तो अभी कौन कौन से एस्पेक्ट्स है, ऑल आर मेंशन बिलो। सो पहले होता है अप्लाई टू सेबी विथ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट। तो अभी सेबी क्या होता है, सेबी नाम सुना सुना लग रहा है क्या? सिक्योरिटीज एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। या उसका काम क्या है? बॉडी वो सब रूल्स होते हैं पूरा मॉनिटर करता है इसका। हाँ, ताकि और वो कब बना था ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, लाइक व्हेन दिस बोर्ड केम इन एग्जिस्टेंस। कैम के बाद क्या उसके पहले था। कुछ आइडिया है? अभी वो काफी हाइप है वो चीज। हर्षद मेहता स्कैम के बाद क्या? स्कैम के हाँ बाद एग्जैक्टली, स्कैम के बाद सेबी एग्जिस्टेंस में आया था, मतलब उसके 12 अप्रैल को अराउंड 1992 में, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम हुआ था। सो दे थिंक कि इसको कुछ फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, हमें कुछ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रखने पड़ेंगे, दैट्स वाई उन्होंने सेबी लॉन्च किया था, मतलब गवर्नमेंट में एक कमिटी बनाई थी सेबी की, ठीक है। सो अभी हम लोग आगे जाते हैं। सो हाँ, अप्लाई टू सेबी। अगर सेबी के पास इतनी पावर है कि अगर कोई कंपनी ने बोला कि हमें पब्लिक जाना है, हमें आईपीओ लॉन्च करना है, और सेबी को अगर लगा कि नहीं ये पर्टिकुलर कंपनी को में कुछ तो झोल है या फिर इनके बैलेंस शीट इतने पावरफुल नहीं है कि ये पब्लिक जा सकती है, ये बाद में डिफॉल्ट भी हो सकती है, तो वो नहीं भी बोल सकती है कि आईपीओ तुम नहीं लॉन्च कर सकते, एंड उसके ऊपर द कंपनी कांट डू एनीथिंग। So SEBI have that power, that kind of power. So the third point that is very important for a particular company कि उनको SEBI से yes चाहिए ही, मतलब they need a nod from SEBI. And उसके बाद कंपनी बाद में डिफॉल्ट हो जाएगी, मतलब या कंपनी डिफॉल्ट हो जाएगी, मतलब बैंक करप्ट हो जाएगी बेसिकली, कि पर्टिकुलर कंपनी उतने प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, दैट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। तुमने RNRL का नाम सुना है किसी ने? RNRL नहीं सुना। अच्छा, अनिल अंबानी पता है? अनिल अंबानी, हाँ अच्छा हाँ। तो एक बार दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल कि हाउ अ फ्यूचरिस्टिक पर्सन कैन गो इनटू लाइक डेब्ट, मतलब लॉट ऑफ डेट बर्डन है अभी उसके शेयर पे। सो RNRL अनिल अंबानी की एक कंपनी, वन ऑफ द कंपनी है, रेलकॉम, हाँ, एंड वो कंपनी पे इतना ज़्यादा कर्जा है अभी दैट उसका शेयर प्राइस बढ़ता ही नहीं है, एंड इट कांट, क्योंकि उसके बैलेंस शीट ही बहुत ज़्यादा वीक है। सो दैट इज़ अ पर्टिकुलर कंपनी डिफॉल्ट में जाना, कि उसको अपने लोन्स भी पे करते नहीं आता, उसके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ जाता है। सो दैट इज़ व्हाट यू से अ डिफॉल्टर कंपनी। ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती है डिफॉल्टर कंपनीज, ठीक है। और कुछ पूछना है? ठीक है, आगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज DRHP। सो DRHP इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पे DRHP का फुल फॉर्म है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। तो आफ्टर सेबी से नोड, मतलब सेबी से यस मिलने के बाद कंपनी उसका DRHP लॉन्च करता है, मतलब वो पब्लिकली लॉन्च करता है। सो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है कि IPO का साइज़ कितना है, मतलब IPO का कैसे रहता है, लॉट रहता है, यू कांट जस्ट बाय वन शेयर, यू हैव टू बाय अ लॉट जिसमें अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। सेकेंडरी मार्केट में, जैसे स्टॉक मार्केट में तुम्हें एक शेयर चाहिए तो तुम वो भी ले सकते हो, पर IPO में तुम ऐसे नहीं कर सकते, यू नीड टू बाय अ लॉट साइज में ही तुम्हें लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसका लॉट साइज क्या है, मतलब एक लॉट में कितने शेयर्स है वो, देन नंबर ऑफ कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स पब्लिक जा रहे हैं पर्टिकुलर कंपनी के वो, देन कंपनी को पब्लिक क्यों जाना है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीज़ें ये DRHP में मेंशन्ड होती है। सो कभी भी कोई भी IPO के लिए अगर फिल करना है तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है ये सारी चीज़ें। देन कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, वो प्रॉफिट मेकिंग है ये नहीं, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है पर्टिकुलर कंपनी का, ये सारी चीज़ें तुम्हारे ये ड्राफ्ट में मेंशन होती है। कंपनी को ये मैंडेटरी है ये ड्राफ्ट पब्लिक करना, ठीक है।
सो उसके बाद होता है मार्केटिंग योर आईपीओ। तो उसमें बहुत सारे हम ऐसे एडवर्टाइज वगैरह देखते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने वाला है, या फिर IRCTC का जब आईपीओ आया था तब बहुत हाइप हुआ था उसका, और अभी भी काफी सारे आईपीओ आने वाले हैं। तुमको पता है कोई जो अभी जोमेटो, फोन पे। हाँ एग्जैक्टली, LIC, लोढ़ा, LIC, लोढ़ा। लोड़ा खा के यार। सो ये सारे तुम्हें क्यों पता है? बिकॉज ऑफ कंपनी ने मार्केटिंग पे खर्चा किया है, उन्होंने अपने आईपीओ को मार्केट किया है, राइट? सो या दैट इज द मार्केटिंग ऑफ द आईपीओ। उसके बाद आता है प्राइस बैंड फिक्स करना। मतलब अभी मैंने जो ऊपर बताया ये सारी चीज़ें DRHP में मेंशन्ड होती है। अभी प्राइस बैंड क्या होता है पर्टिकुलर कंपनी का, कि एक लॉट साइज में सपोज 10 शेयर्स है तुम्हारे, तो हर शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब वो 34 रुपीज़ से फॉर एन एग्जांपल वो 34 रुपीज़ से लेके 38 रुपीज़ के बीच में वैरी करता है उसका प्राइस बैंड, वो है उसका। लाइक तुम 34 पे भी बिड कर सकते हो, 36 पे कर सकते हो, या फिर 38 पे कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। सो ये उसका प्राइस बैंड रहता है पर्टिकुलर कंपनी का। उसके बाद होता है उसका बुक बिल्डिंग। अभी इसमें क्या होता है, जो भी बिडिंग विंडो है तुम्हारी बुक बिल्डिंग में, सो बुक बिल्डिंग, सो बिडिंग होता है लाइक यू नीड टू बिड ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस रेंज। मतलब तुम्हें आईपीओ ऐसे नहीं होता कि तुमने अगर आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया और तुम्हें मिल गया। बहुत कम लोग रहते हैं जिनको वो मिल जाता है, लाइक इट्स लाइक अ तुक्का कि मिल गया भाई ऐसे। सो दैट इज बिडिंग, और उसके लिए बिडिंग होता है, आईपीओ बिडिंग करते हैं वो। उसके लिए वो ऐसे 2 days 3 days की विंडोज ओपन रहती है, एंड इन दैट पर्टिकुलर टाइम स्पैन तुम्हें उसके लिए फिल करना पड़ता है, वो आईपीओ के लिए फिल करना पड़ता है। देन क्लोजर, मतलब अगर 14 से लेके से 16 तक ओपन है सपोज आईपीओ की डेट, तो 16 को वो खत्म हो जाएगा, लाइक क्लोज हो जाएगा बेसिकली उसका बिडिंग। उसके बाद ओपनिंग, उसके बाद आता है लिस्टिंग डे। लिस्टिंग डे पे तुम्हें पता चलता है कि तुमको आईपीओ मिला है कि नहीं। अगर मिला है तो तुम्हारे मतलब तुम्हें फिर वो आता है लिस्टिंग डे अलग होता है ना? क्या लिस्टिंग डे अलग होता है ना? लिस्टिंग डे मतलब जब मार्केट में आता है ना वो। एग्जैक्टली मतलब तुम्हें तभी ये होता है ना लिस्टिंग डे। मतलब क्या, जब आईपीओ मिलने के बाद कंपनी इज लिस्टेड इनटू अ सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है कंपनी, उसके बाद उसकी बाइंग एंड सेलिंग सारी चीज़ें चालू हो जाती है कंपनी की फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। सो अगर किसी को आईपीओ, अरे हाँ, वो ये बोल रहा था कि अलॉटमेंट डे और लिस्टिंग अलॉटमेंट डे होता है ना? हाँ हाँ अलॉटमेंट डे लिस्टिंग राइट, डे से पहले होता है, 2 या 3 दिन हाँ पहले। पता है। हाँ 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 वही, सॉरी मैंने वो अज्यूम कर लिया। ठीक है, सो ऑन अ लिस्टिंग डे लाइक जिनको भी आईपीओस मिले हैं उसके, सो दे कैन बाय, दे कैन सेल एक्चुअली, या फिर जो भी कॉमन पीपल है जिनको आईपीओ नहीं मिला दे कैन बाय सेल, वो फिर सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है पूरा। एंड जिनको भी आईपीओ नहीं लगे उनके पैसे वापस उनके बैंक अकाउंट में रिटर्न हो जाते हैं। वेदांत अगली स्लाइड। ओके, सो कोई भी आईपीओ तुम्हें लेना है अगर, सो उसके लिए प्रोसीजर क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रूल इज किसी के भी कहने पे मत जाओ कि नहीं नहीं ये आईपीओ अच्छा है, ये आईपीओ खराब है, ऐसे मत करो। गो विथ अ प्रॉपर रिसर्च कि तुम्हें पता होना चाहिए वो कंपनी का प्रोमोटर कौन है, कंपनी के पास कितना ये है, लाइक उसका फ्यूचर प्लान्स क्या है कंपनी के, वाई द कंपनी इज गोइंग इनटू फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, उसको क्यों जाना है। यू शुड नो ऑल दिस आस्पेक्ट, लाइक तुमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं तो येस बैंक का एग्जांपल पता है तुम्हें? लाइक कंपनी बहुत अच्छी है, उसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे थे, पर उसका जो प्रमोटर है, वो प्रमोटर का नाम पता है किसी को येस बैंक के? नहीं। अच्छा, तो राणा कपूर था उसका प्रमोटर। एंड उसने बहुत बड़ा स्कैम किया था, लाइक सम काइंड ऑफ स्कैम। तो बिकॉज ऑफ विच येस बैंक के शेयर्स काफ़ी काफ़ी उसकी प्राइस डाउन हुई थी स्टॉक मार्केट में। सो तुम्हें प्रोमोटर्स भी पता होना चाहिए कि कौन है, तुम जिसके शेयर्स बाय कर रहे हो उसके प्रोमोटर कौन है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। एंड सेकेंड इज ओके, एंड देन द पार्ट इज कि कैसे तुम्हें कर सकते जी ऐसे?
क्या मतलब क्या क्या हुआ एग्जैक्टली स्कैम कैसे किया इसमें See, that was a bond default. So तुम्हें वो अभी के इस पे नहीं समझेगा. That was not related to a equity market. That was related to a money market. Like that was a bond में उसने scam किया था. So that was on a internal How basis पे to हुआ judge था. the promoter? See, the basic thing is ना तुम्हें कंपनी के Correct है. ये होना चाहिए कि उसने कंपनी को कैसे एस्टेब्लिश किया है, उसके डेट कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है क्या उसकी कि वो उसके लोन्स पे कर सकता है. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी. And okay, so there are two modes of operation. One is online bidding and second is offline bidding. So online bidding के लिए the first thing is तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का डीमेट अकाउंट होना चाहिए IPO लेने के लिए. सेकेंड इज तुम्हारे बैंक अकाउंट में उतनी अमाउंट होनी चाहिए, पर्टिकुलर IPO लॉट साइज की कितनी अमाउंट है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में होनी चाहिए. दिस आर द मेन फैक्टर्स इन दैट. देन देर आर सम डॉक्यूमेंट्स लाइक ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें जो तुम्हें वेरीफाई करनी पड़ती है. एंड इसके बारे में दीपक अच्छे से बताएगा तुम्हें बिडिंग कैसे करते हैं. ये बिडिंग का जो है ना लाइव एग्जांपल जब नेक्स्ट सेशन लेंगे ना तब उधर प्लेटफॉर्म भी बता देंगे, मतलब सेकेंडरी मार्केट का, और इस ये कैसे चलता है, मतलब बिड कैसे करना होता है वो भी बता देंगे. और हो सके तो लाइव मार्केट में अपन एग्जांपल मतलब वो बता देंगे प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, डीमैट अकाउंट कैसे यूज करना है, तो उसमें IPO वगैरह का सब कुछ बता देंगे, मतलब बिड कैसे करना है. एंड ऑफलाइन बिडिंग मतलब तुम्हें फिजिकली जाना पड़ता है ब्रोकर के पास एंड देन यू हैव टू लाइक गिव योर डीमेट अकाउंट नंबर, फिर वो सारे चेक साइन करना पड़ता है. दैट इज़ अ क्वाइट अ लेंथी प्रोसेस. तो आजकल कोई जाता नहीं है, करता नहीं है ऐसे कोई ऑफलाइन बिडिंग. बट या इट इज़ मतलब आजकल तो सब ऑनलाइन बिडिंग ही होता है सारे मार्केट्स में. ठीक है.